इस देश के साथ गद्दारी करते हुए डरे हुए अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। ये राजनेता दुष्ट हैं। यदि इस देश में सबसे बड़ा दुराचारी दुष्ट व्यक्ति कोई है तो इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि जिस संविधान की हम पूजा करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने बनाया है, बाबा अम्बेडकर ने केवल 20% हिस्सा बनाया है, जिसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम तकनीकी शब्दों का उपयोग कम करेंगे, उनको 20% हिस्सा बनाया है। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने 55 कानून उस 20% हिस्से के विरुद्ध बना दिए। 55 कानून। जो वक्फ बोर्ड है अभी अमेंड हुआ है 44 संशोधन के साथ, यह एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक एक्ट है। हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था एम नरसिम्हा राव, उनकी सरकार बहुमत की सरकार तो थी नहीं, कॉलिशन की लूली लंगड़ी सरकार, उसने एक ऐसा घटिया कानून बना दिया जो सुनने में लगता है कि मालूम नहीं कितना अच्छा होगा, वर्शिप प्लेसेस एक्ट। इस वर्शिप प्लेसेस एक्ट के माध्यम से उन्होंने हमारी मां बहनों को, हमारी भारत माता के चेहरे पर वो किया, चाटा मारा है। हमारी भारत माता को उन्होंने ये कहा है कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है। ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट कोई एक्ट नहीं है, ये कह रहा है कि हे भारत माता, जो समय समय पर आताताई और आक्रमणकारी इस देश में आए, जिन्होंने इस देश के भव्य मंदिर जो कि हमारे भारत माता के श्रृंगार थे, उनको नष्ट किया, उनको तोड़ा, उनके ऊपर बदसूरत ढांचे बनाए। ये कानून कहता है कि वो यथावत बना रहेगा। 15 अगस्त 1947 की स्थिति में वो इस देश की सभी स्थिति, भारत माता को जितना क्रूप किया गया है, हे गुलामों की भारत माता, तू इसी रूप स्वरूप के साथ किए, ये कह रहा है ये वर्षन। इसका सेक्शन 3 कह रहा है कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता। मतलब इन्होंने, इस एक्ट ने आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। पढ़िए, 1.5 पेज का 7 सेक्शन का कानून है केवल। आज गूगल का जमाना है, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अपने गूगल पे जो है ना सर्च करिए वर्शिप प्लेसेस एक्ट, 7 सेक्शन का 1.5 पेज का एक्ट है केवल। फिर अपन मूल सवाल पे आते हैं कि हमने आपसे कहा कि अच्छा भारत मिल जाएगा, तो पहले चर्चा ये कर लेते हैं कि अच्छा भारत होगा कैसा। आजकल जुमलेबाजी का रिवाज बन गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो लोग जुमलेबाजी कहते हैं। तो कहीं ये अच्छा भारत मैथिली शरण गुप्त की जुमलेबाजी तो नहीं? क्या मैथिली शरण गुप्त के नाम से कोई नए जुमलाबाज तो पैदा नहीं हो रहा? तो अच्छा भारत कैसा होगा आप लोग जानना चाहेंगे? पूनम जी, आप जानना चाहेंगे? जी। अच्छा भारत एक ऐसा अनूठा भारत होगा जहां के 144 करोड़ लोगों को रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा। रोजगार का मौलिक अधिकार। और ये रोजगार का मौलिक अधिकार कैसा होगा? आपके पोटेंशियल का रोजगार,
मतलब सिलाई मशीन बांटने वाला, पापड़ बनाने वाला, वैसा रोजगार नहीं। कैसा रोजगार? जो आपके पोटेंशियल का हो। इसका मतलब है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, आज तक आपका पोटेंशियल किसी ने जानने की कोशिश की? क्या आपके माता पिता ने, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, क्या हमारी सरकार ने, किसी ने भी हमारे पोटेंशियल को जानने की कोशिश की क्या? नहीं की। तो पहली बार एक्सपर्ट आपके साथ घंटों बैठेंगे और सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आपका पोटेंशियल क्या है। और ये पोटेंशियल छोटे बच्चों का नहीं, 80 साल के बुढ़े का भी मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शमशान घाट जाने के पहले जितना भी समय अवेलेबल है उस पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे। अब अजूबत करिए कि हमारे जगदीश जी जो कि भजन गायक हैं, इनका पोटेंशियल हो सकता है कि बहुत ऊपर हो, तो उस पोटेंशियल को पहचान कर आप जहां खड़े हुए हैं और जहां आपका पोटेंशियल है वहां तक पहुंचने की यात्रा को कहा जाएगा पोटेंशियल का पाथवे। अब यहां से वहां पहुंचना है, क्या हम एक दिन में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या तरीका होगा? इसे छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा और उस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए सबसे पहले संस्कार दिया जाएगा। क्योंकि ये लज्जा और दुर्भाग्य का विषय है कि एक सनातनी भारत जो कि संस्कार जिसकी विरासत में है, ऐसे भारत में हमने संस्कारहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है। पूनम जी, आप सहमत हैं? तो संस्कारहीन फौज से हमें संस्कारवान बनाने के लिए शिक्षा में हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो यहां से वहां पोटेंशियल जाना है। मान लेते हैं कि इसका 1 माइलस्टोन, 2 माइलस्टोन, 3 माइलस्टोन, 4 माइलस्टोन। हर माइलस्टोन के संस्कार, हर माइलस्टोन की शिक्षा, हर माइलस्टोन का हुनर और हर माइलस्टोन का टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं, लिहाजा हम टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे। हम टेक्नोलॉजी इनेबलिंग करेंगे और फिर 6 महीने तक रगड़ा देकर सतत अभ्यास कराकर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देंगे। आज आप चपरासी जैसी छोटी नौकरी में, सिपाही जैसी छोटी नौकरी में देखो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और कई बार पुलिस को अपनी ही भर्ती में लाठीचार्ज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? इस नए और अच्छे भारत में 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल के रोजगार की यात्रा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा और हर किसी की यात्रा यूनिक होगी, क्योंकि आपका पोटेंशियल अलग होगा, इनका पोटेंशियल अलग होगा, इनका पोटेंशियल अलग होगा, तो हम लोगों की यात्रा एक हो ही नहीं सकती। ऐसे ही अभी आप छोटे से एग्जामिनेशन में बैठते हैं चपरासी के, उसमें लाखों लोग बैठते हैं और आजकल तो ये नया रिवाज चल गया है कि जब तक आप दक्षिणा ना दो आपको विश्वास ही नहीं होता है कि आपका हो जाएगा। क्यों भाई, ये सही है कि नहीं है? हा? तो आदमी जानबूझ के चुनौती चला के आता है, ना माने भी चुनौती चला आता है, राइट? लेकिन रोजगार और शिक्षा दोनों के लिए कोई कंपटीशन नहीं होंगे।
सभी 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। ये अभी तक हमने सिर्फ 2 अधिकारों की बात कही है, एक रोजगार, वो भी पोटेंशियल का, और दूसरा शिक्षा। तीसरा मौलिक अधिकार होगा भोजन का, और भोजन माननीय नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं नहीं होगा, इसमें मल्टीग्रेन आटा भी होगा, अल्फा 2 वैरायटी की देसी गाय का दूध, घी, दही, शहद सब होगा, और इसमें जीवन वर्धक औषधियां भी होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन खरीदने के लिए पॉकेट में तो पैसे ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर। इस देश में किसी भी व्यक्ति को परचेजिंग पावर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके अकाउंट के साथ एक कल्पवृक्ष अकाउंट, एक शैडो अकाउंट भी दिया जा रहा है। ये आपके अकाउंट का ही एक शैडो अकाउंट है। इसमें से पैसा लेने के लिए आपको आवेदन नहीं लगाना पड़ेगा। ये जुड़ा हुआ आपके अकाउंट का, जैसे आपकी छाया होती है, ऐसे ही ये आपकी अकाउंट की छाया है, ये आपका ही अकाउंट है। इसमें 3 स्रोतों से पैसा आ रहा है, और ये अबंडेंट होगा, मतलब 144 करोड़ लोगों का पेट भर जाएगा, इसका धन खत्म नहीं होगा। और ये अद्भुत आपका शैडो अकाउंट है, जिसमें बिना मांगे आपको आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ना तो पैसे के लिए आपको आवेदन लगाना है, ना ही कोई बैंक मैनेजर उसे अनुमोदित कर रहा है, वो बिना मांगे आपके अकाउंट में फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही चौथा अधिकार है स्वास्थ्य का। आजकल भी आयुष्मान योजना चल रही है, मिली भगत बंदर बांट खूब खाओ, इस योजना को बंदर बांट खाओ योजना भी कह सकते हैं। ये स्वास्थ्य का जो मौलिक अधिकार होगा, इसमें भारत के 144 करोड़ लोगों में से आपके ही लोगों को ट्रेन कर हर किसी को एक हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, हर व्यक्ति को एक हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। हर भारतीय का एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, और जो ये आपका हेल्थ वॉलंटियर होगा, इसको बाकायदा ट्रेंड किया जाएगा। तो ये जब आप बटन दबाएंगे अपने ऐप में, तो ये आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपके सैंपल्स वगैरह लेगा। और चिंता मत करिए, यहाँ किसी भी चीज में कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, और हर किसी का भुगतान उसी समय हो रहा है, और तब भी हो रहा है जब आपके अकाउंट में एक पैसा नहीं है। तो पैसा कहां से आ रहा है? कल अकाउंट से। सभी पैथियां के डॉक्टर आपके वेलनेस सेंटर के हिस्सा होंगे। ये जो आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपका सैंपल लेगा, ये इसका जांच रिपोर्ट, क्योंकि इसकी लेबोरेटरी शहरों में नहीं होंगी, इसकी लेबोरेटरीज का नेटवर्क गांव-गांव में होगा। क्यों? क्योंकि आपको रोजगार देना है। आपकी जांच रिपोर्ट ऑटोमेटिकली वेलनेस सेंटर में पहुंच जाएगी, जहां पर सभी पैथियों के डॉक्टर बैठेंगे और ये तय करेंगे कि आपकी बीमारी का स्तर क्या है, और आपकी बीमारी के स्तर के हिसाब से कौन प्राइमरी रोल करेगा। तो एलोपैथी जो अभी माई बाप बनी है, वो माई बाप नहीं होगी। एलोपैथी इज ए साइंस ऑफ इमरजेंसी। इसकी कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, बल्कि मैं तो इसको विस्तारित करूंगा कि ऐसी कोई केमिकल दवा बनाना संभव ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो।
संभव ही नहीं है। साइड इफेक्ट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट होगा। केमिकली बनाए गए विटामिन का भी साइड इफेक्ट है। मतलब जो आप केमिकल बनाए विटामिन खा ले रहे हो, ये भी साइड इफेक्ट से मुक्त नहीं है। लिहाजा आपकी बीमारी के हिसाब से ये पैथियां के सभी डॉक्टर आपस में चर्चा करेंगे, आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। आपसे नहीं पूछेंगे कि भैया आपको होम्योपैथी में विश्वास है कि आयुर्वेद में विश्वास है कि यूनानी में विश्वास है। नो, ये उनका काम है कि वो साथ में बैठकर तय करेंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब ये तय कर लेंगे तो वही हेल्थ वॉलंटियर आपको अपने ऐप के माध्यम से डॉक्टर्स को और आपको और आपके परिवार को मुखातिब करेंगे। आप अपने घर में हैं, कहीं गए नहीं हैं। सभी डॉक्टर आपको मिलकर समझाएंगे कि आपकी बीमारी का स्टेटस ये है और इसमें जो दवाइयां हैं वो आपके लिए चल दी गई हैं। हम वो आपस में बताएंगे कि साहब ये प्राइमरी काम करेंगे, सेकेंडरी करेंगे, टर्सरी करेंगे। और यदि किसी कारण से आप बटन दबाने में देरी हो गए और आपकी बीमारी लाइलाज हो गई, तो वो कहेंगे कि एम्बुलेंस रवाना हो गई है, आप छोटा मोटा सामान अपना रख लीजिए, पैसे की चिंता मत करिए, वो आपको आईसीयू में या जहां भी ले जाना है ले जाएंगे। रास्ते में जो भी पेपर फॉर्मेलिटी कंप्लीट होना है हो जाएंगी। सिस्टम को मालूम है कि आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है। मतलब आप पैदल चल सकते हैं, आपको व्हील चेयर की जरूरत है, आपको स्ट्रेचर की जरूरत है। जैसे सुपर वीआईपी को रिसीव करते हैं। आज आप लोग कभी एम्स में गए हैं? वहां पर गरीब गुरबा ऐसे ही जमीन पर लेटे पड़े रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। महीनों इंतजार करने के बाद, मरने के बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उनका इलाज नहीं होता है। इसमें आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो सुपर वीआईपी को मिलता है। मतलब आपके एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन कम्युनिकेट हो रही होगी और सिस्टम को मालूम है कि भैया आप बहुत बीमार हैं, आपको स्ट्रेचर की जरूरत है, तो एक व्यक्ति स्ट्रेचर को लेके साथ वहां पे होगा। आपको सैनिटाइज करके यदि तत्काल ऑपरेशन होना है तो आपको ऑपरेशन रूम में ले जाया जाएगा, जहां 2500 कैमरे लगे होंगे, कोई भी डॉक्टर गड़बड़ी नहीं कर सकता। ऐसा होगा आपके स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार। ऐसी व्यवस्था तो मैथिली शरण गुप्त डीजीपी को भी अवेलेबल नहीं, वो आप सबको उपलब्ध होगा। ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए आप लोगों को? बताइए मां बहने, चाहिए। अब 5वां मौलिक अधिकार जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो है समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। भारत का 144 करोड़ नागरिक न केवल समृद्ध होगा बल्कि खुशहाल होगा, और ये उसका मौलिक अधिकार होगा। ये अच्छे भारत के 5 मौलिक अधिकार बताए हैं। अब 21 महालक्ष्य हैं जिसके तहत आपकी पूरी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। मैथिली शरण गुप्त जो कि फॉर्मल डीजीपी हैं, ये आज की लाटसाबी व्यवस्था के प्रतीक हैं, जो आपके दमन के लिए बनाई गई है, आपको शोषण के लिए बनाई गई है, आपको कदम कदम पर अपमानित करके हीन भावना डालने के लिए बनाई गई है। ऐसी व्यवस्था की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसे हम लाटसाबी व्यवस्था कहते हैं, ये लाटसाबी व्यवस्था बदल जाएगी। ये लाटसाब जो आज आपसे मिलने के तैयार नहीं होते हैं, ये आपके घर पहुंचकर आपका काम करेंगे, और काम रोकने का और भ्रष्टाचार करने का पैसा नहीं मिलेगा, उन्हें काम करने की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। हालांकि वो आज की तुलना में दुगनी होगी, लेकिन होगी वो काम करने की, और वो काम भी आपके घर पर जाके किया जाएगा। आज आप दफ्तरों में घूमते हैं, आपकी कोई सुनवाई करता है क्या? बताइए मुझे, आपकी कोई सुनवाई करता है क्या? आपका सिर फटा हुआ है। हमारी दुष्ट पुलिस जो कि गुलामों के नियम कानून से बंधी हुई है,
वो आपको अपमानित करते हुए भगा देते हैं। नई व्यवस्था में आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। आप बटन दबाएंगे, एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति आपके घर पहुंचेगा, आपकी एफआईआर आपके घर पे होगी। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, कानून में 5 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। झूठी एफआईआर दर्ज कराना हत्या के अपराध से भी जघन्य अपराध होगा। झूठी गवाही देना हत्या के अपराध से भी जघन्य अपराध होगा। पुलिस जो एफआईआर से टाइप करते हुए अपने मन से कथन लिख लेती है, ये हत्या के अपराध से भी बड़ा अपराध होगा। हमारा जो पुलिस अपने आकाओं के कहने पर झूठ मूठ की विवेचना करके आपको जेल में डालती है, ये हत्या के अपराध से भी बड़ा अपराध होगा। जो वकील लाखों की फीस लेके अपने कुतर्कों के माध्यम से आपको जेल में ठूस देते हैं निर्दोष होते हुए भी, और देशियों को बचा के ले जाते हैं, ऐसे वकील जो है वो जघन्य अपराध के भागीदार होंगे। उनका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्या भैया ऐसा भारत नहीं चाहिए? क्यों जा रहे हैं आप लोग? अच्छा भारत नहीं चाहिए क्या? तो फिर बैठिए। अच्छा भारत चाहने के लिए आप लोग उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आपको अच्छा भारत कैसे मिलेगा? बैठ जाइए जो जहां है, मां बहने भी बैठ जाइए। इस बदली हुई व्यवस्था को देखिए, और इस बदली हुई व्यवस्था में आपको 15 दिन में 21 टेक्नोलॉजी वाले डिजिटल चित्रगुप्त ऐसे साक्ष्यों का संग्रहण कर पाएगा जो आज की पुलिस, जिसका मैं डीजी था, जो सोचने की औकात नहीं रखती है, वो 15 दिन में ऐसे साक्ष्य न केवल संग्रहित हो जाएंगे बल्कि हैश वैल्यू से लॉक हो जाएंगे और उसी समय कोर्ट और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। आज आपके जिस किसी को भी अनुभव है, छोटे मोटे मुकदमे वर्षों से चल रहे हैं, हमारी जमीन बिक जा रही है लोगों को फीस देने में, हमें कदम कदम पर अपमान सहना पड़ रहा है। अब भविष्य के अच्छे भारत में ऐसा नहीं होगा। भारत में किसी को भी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना होगा। एक डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो हमारे साथी ने मुझसे कहा कि सर मुझे मालूम है आपने 13 डिग्रियां की हुई हैं, आपको 13 मेडल मिले हैं, 3 अवार्ड भी मिले हैं, आपने 32 यूनिवर्सिटीज के साथ जो है काम किया है, हजारों बच्चों को आपने ट्रेन करके उनसे टेक्नोलॉजी डेवलप कराई है, आपने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी 2020 में की है, ये सब हमें मालूम है। तो हमें आपकी क्षमता मालूम है। आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से जजमेंट तो दिला देंगे, आप हमें न्याय कैसे दिलाएंगे? अरे साहब, मैं तो रोज देखता हूं कि कोर्ट कचहरी में मुंशी सबके सामने घूस खा रहा है। ऐसी न्याय व्यवस्था में क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? आप मुझे कैसे न्याय दिलाएंगे? डीजीपी साहब बताइए, आप मुझे कैसे न्याय दिलाएंगे? क्या आप जज साहब के दिमाग में घुसेंगे? नहीं, मैंने कहा मैं कोई दिमाग में नहीं घुसूंगा। मैं 3 छोटे से सरल उपाय करूंगा और फिर मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज मान लीजिए, क्या आप अन्याय करने की औकात करेंगे? अरे साहब, ऐसा क्या कर देंगे आप? क्या करेंगे इन 3 उपायों में? तो मैंने कहा, पहला, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा, क्योंकि यह अन्याय का सबसे बड़ा कारण है। ये लॉर्ड बन रहे हैं, इनके यहाँ पर इतना पैसा है कि आग लगती है तो बोरों के बोरों नोट जल जाते हैं। ये इतने स्वच्छ और निर्मल चरित्र के लोग हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बोले दूसरा क्या करेंगे? मैंने कहा साहब, अभी तो आपके पास एक अपील है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट। हम जो है अपील अगेंस्ट द जज की एक दूसरी अपील लाएंगे। बोले साहब, ये क्या होता है? हमने तो पहले कभी सुना नहीं है कि ये अपील अगेंस्ट द जज क्या बला है।
मैंने कहा इसमें पहले हमने जो कंटेंट ऑफ द कोर्ट एक्ट समाप्त किया वो इसलिए किया है कि इस अपील का हक आपको दे पाए, नहीं तो कंटेंट ऑफ द कोर्ट आपको ये हक कभी नहीं देंगे। तो बोले साहब इसमें होगा कैसे? तो मैंने कहा कि आपको लिखना होगा, देखिए साहब ये एविडेंस है और इन जज महोदय ने इन्हें नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत न्याय दिया है। तो इस अपील की सुनवाई की प्रक्रिया ये होगी कि जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो जज नहीं रहेंगे, हमें कोई पार्लियामेंट में महाअभियोग नहीं चलाना पड़ेगा। उन्होंने गलत निर्णय लिया और वो बाहर चले गए, नंबर 1। दूसरा, उन्हें गलत निर्णय देने के लिए लाखों रुपए का अपनी जेब से हर्जाना देना होगा। और यदि हमारे सिस्टम ने उनके आपराधिक कृत्य को पकड़ लिया तो जज महोदय जेल और चले जाएंगे। अब मैंने कहा आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज मान लीजिए, आप हिम्मत करेंगे क्या अन्याय करने का? तो ये न्याय मिलेगा, वो भी 30 दिन में न्याय मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। इसमें जैविक संसार है जहां किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। इसके ढेर सारे दस्तावेज हैं, मैं मीना साहब से कहूंगा उसे प्रिंट करा के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर जो आपके प्रश्न बने वो आप मीना साहब से पूछिएगा। मीना साहब उसका वीडियो बना के हमारे पास भेजेंगे, हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर उसका जवाब अपलोड करेंगे। भारत के किसानों को अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डालना होगा।